तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से, जो कि आपके जीएस में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी अदर्स वनडे एग्ज़ाम को क्यों ना टारगेट कर रहे हो, यहाँ पर आपको पीटी और मेंस दोनों का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस की करना चाहते हो तो यहाँ से आपका मेंस का भी अप्रोच मिलेगा, क्या लिखना है, क्या इसे लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टाइटल है भारत के राष्ट्रपति। पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति की जनरल। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, जिसे हम शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं। देखो पी इस तरह से प्रेसिडेंट है, इसे हम शॉर्ट नोट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक एवं राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। मतलब यह है कि हमारे जो देश हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश के सबसे पहले नागरिक कौन होते हैं, तो हमारे देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और राष्ट्रपति महोदय चूँकि पहले नागरिक हैं, इसलिए वह क्या है, एकता और अखंडता का प्रतीक है। सबसे पहले इस देश में नागरिक किसी को माना गया है तो वह हमारे देश के राष्ट्रपति को माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो उसके बाद ही दूसरे को है। और यहाँ पर शब्द है औपचारिक, यानी कि औपचारिक मतलब हुआ कि इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जिसे आपको देखना चाहिए। अब एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राष्ट्रपति से जुड़े जो भी आर्टिकल्स होते हैं। तो पहला आर्टिकल्स है अनुच्छेद 52। ये क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बस ये लिख दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब क्या होगा, कैसे वो चुना जाएगा, ये सारे आगे के आर्टिकल में दिया गया है। तो याद रखना है 52 में क्या, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल है 53। आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति को जो अपना समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अब इसको देखिए, हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उसे कुछ पावर्स दिए गए होते हैं, कार्यपालिका की कुछ शक्तियाँ दी गई होती है। क्योंकि वह देश के पहले नागरिक हैं तो उसे कुछ शक्तियाँ दिया गया है कार्यपालिका के, और कुछ विधायी न्यायिक और जो भी शक्तियाँ हैं उसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना भी समझो कि उसे कुछ शक्तियाँ दिया गया है। तो ठीक है, आप किसी इंसान को अगर आप शक्तियाँ दे रहे हो तो उसका यूज कैसे करेगा, या तो स्वयं खुद से करेगा, जैसे पुरानों टाइम होता था कि राजा को जो शक्ति होता था वह खुद यूज करता था, उसका मनमर्जी चलता था। या दूसरा बात है कि अपने अधीनस्थ अधिकारी, यानी कि उसके अंदर में जितने भी अधिकारी हैं जिसको वो नियुक्त कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर में काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से कर सकते हैं। यही आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द है अप्रत्यक्ष। अब ये अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि इनडायरेक्ट। ये तो इंग्लिश हो गया। इनडायरेक्ट मतलब बोले तो जिसमें जनता अपना खुद से जनता अपने चीज़ को नहीं चयन करता है, वो उसे ही अप्रत्यक्ष कहता है। आप खुद सोचो ना, क्या इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह से एक विधायक का चुनाव होता है उस तरह से होता है क्या? नहीं। इवन कई लोग को पता भी नहीं चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है हमारे देश में। वो उसका रीज़न यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें बस कुछ विशेष लोग ही वोट कर सकते हैं। वो विशेष लोग कौन होंगे और कौन उसमें शामिल होते हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जनता डायरेक्ट अपने हाथों से अपने मन से उसको चुनता है, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि जनता खुद नहीं चुनते हैं उस चीज़ को। देखिए, जनता सबसे पहले अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कि हाँ हमारी तरफ से ये हमारे एमएलए हैं, फिर वो एमएलए जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यही होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे क्या है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष तरीका अपनाए जाने के निम्न कारण थे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया तो ऐसा क्यों किया गया। हमारे देश में एक विधायक, एक सांसद का चुनाव
डायरेक्टली किया जाता है, जनता चुनती है। और देश के सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण पद हैं, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक आता है राष्ट्रपति महोदय का पद। तो उसका जो है वो क्यों नहीं उसको डायरेक्ट किया गया, वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से क्यों अपनाया गया? आखिर संविधान विदों ने जो संविधान लिखा है हमारा, उसमें इस तरीके के तरीका क्यों अपनाया गया? तो वो जो क्यों है ना, ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करेगा। मेंस में ऐसे क्वेश्चन और ऐसा डायमेंशन खोजता है आपके लिए, तो उसका आंसर यहाँ पे कुछ दिया गया है कुछ पॉइंट्स में। क्योंकि आपको पता है कि मेंस में अगर आपको लिखना है तो पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा। तो पहला है कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव की स्थिति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभिन्नता उत्पन्न हो सकती थी। जस्ट सपोज करो कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है। मान लो ये एक्स पार्टी से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं एक्स पार्टी से है और ये प्रधानमंत्री जो है वाई पार्टी से है। अब दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, जनता दोनों को चुन रही है, मान लो ऐसा हो रहा है। अगर बाई चांस राष्ट्रपति महोदय एक्स पार्टी से जीतती है, प्रधानमंत्री वाई पार्टी से जीतता है, तो क्या लगता है आप इन दोनों पार्टियों में जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस के कारण ये दोनों आपस में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब दो अलग अलग पार्टियों से दोनों चुन के आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाएंगे और सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी मतभिन्नता ना उत्पन्न हो, इसलिए दोनों इसको अप्रत्यक्ष रूप से रखा गया। दूसरा है कि संवैधानिक प्रावधानों में राष्ट्रपति भारत का एक नाम मात्र प्रधान होता है। मतलब ये कि हम जिस लोकतंत्र को अपनाए हैं, हम जिस डेमोक्रेसी को अपनाए हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली से। ब्रिटिश प्रणाली में सर्वोच्च कौन है? वहाँ के जो क्या बोलते हैं राजा हैं, रानी फिलहाल नहीं है अब, राजा जो है वहाँ के सबसे सर्वोच्च हैं। लेकिन हमारे देश का कोई राजा रानी नहीं है, तो हमारे देश में उस राजा के ही समतुल्य मतलब उसी के बराबर लायक एक राष्ट्रपति पद का लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जो कि सिर्फ नाम मात्र का है। उसका कोई अपना पर्सनली वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है उसमें, पर उसका यूज वह ज़्यादातर अपने हाथों से नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जो ऑफिसर्स उसमें आए हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए भी और एक कारण है कि अशिक्षा, राजनीतिक जागरूकता की कमी। क्योंकि आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे अशिक्षा कितना ज़्यादा था। उस टाइम के अशिक्षा ज़्यादा रहने से आप समझ सकते हैं कि वहाँ की राजनीतिक जागरूकता की कितनी कमी थी। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव को भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाने के लिए चुना जाता, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं सही बैठती, मतलब जनता उस चीज़ में भागीदारी कर ही नहीं पाती उस ढंग से। इसलिए भी ठीक है। अब फिर से हम अपने आर्टिकल्स पे आते हैं। आपको बता दें कि ये जनरल इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है राष्ट्रपति का। इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या वीटो पावर्स हैं, क्या क्षमादान की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो सारी को हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो डिटेल्स से। आप वीडियो को बस सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 क्या कहलाता है कि अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। देखिए निर्वाचक मंडल एक शब्द है, देखिए मैं आपके लिए हर एक एक शब्द को तोड़ रहा हूँ, आप समझने पर गौर कीजिएगा। निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल मतलब होता है कि एक ऐसा मंडल, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समझिए एक ऐसा ग्रुप जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव का निर्वाचन करेगी, यानी कि उसको राष्ट्रपति के जो चुनावी प्रक्रिया होंगे उसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वही एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं हम इसे पॉलिटिक्स की भाषा में। अब देखते हैं निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य शामिल होते हैं। आखिर उस ग्रुप में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक ये याद रखिएगा। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित प्रदेश। मान लेते हैं यह एक ग्रुप है, ठीक है।
यहाँ पे एक पार्ट हो गया आपका संसद से जो आपके चुन के जाएंगे, कौन, सिर्फ निर्वाचित, जिसे जनता ने अपने हाथों से वोट दे के चुना है प्रत्यक्ष रूप से, वो ही सांसद इस ग्रुप में आ सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वही जनता ने जिसे वोट देकर एमएलए बनाया है वो। और तीसरा क्या है, यूटीज में 2 यूटी आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार आपसे पूछा भी जाता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी। और यह प्रावधान कब किया गया, तो 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन कर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग नहीं भी शामिल होते हैं। अब कौन नहीं शामिल, तो उसे याद रखिए। मनोनीत सदस्य जहां भी आ जाए ये शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति संपूर्ण नागरिक के राष्ट्रपति हैं, संपूर्ण भारत के वो राष्ट्रपति हैं। ऐसे में अगर किसी मनोनीत सदस्य को इस निर्वाचन पद्धति में भाग लेने के लिए दिया जाए तो हो सकता है कि जनता की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उनमें समतुल्य खराब हो सके। ठीक है, इसलिए मनोनीत सदस्य नहीं आते, कहीं से भी हो, नहीं सांसद से, नहीं विधानसभाओं से। और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं आते हैं। आपको पता है कि पूरे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद अस्तित्व में है। ये क्या होता है इसे भी हम डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक है, उसके भी नहीं लेते हैं और मनोनीत कहीं भी नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित रीतियाँ, प्रक्रिया एवं मत मूल्य। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है राष्ट्रपति का और प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, एक ग्रुप बना के हो रहा है, उस ग्रुप में कुछ कुछ लोग हैं। ठीक है, अब इसका चुनाव कैसे होगा, वो लोग अपने वोट दिए, क्या वही सिस्टम होगा जो ऐसा एमएलएज में होता है, एमपी में होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लाया वही जीत गया? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि आपको 50+1% वोट लाना होगा तभी आप जीतेंगे, कम से कम। ये सिस्टम नहीं होता है वहाँ पर कि 10% हुई वोट लाए लेकिन अब सबसे ज़्यादा है तो अब जीत गए। नहीं, आपको कम से कम 50+1% वोट आना चाहिए तभी आप राष्ट्रपति पद पर जीत का घोषणा हो सकता है आपका। तो यही सारी प्रक्रियाओं का वर्णन अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक मतलब देश के सभी वर्गों से आए हुए जितने भी प्रतिनिधित्व होते हैं सभी जनताओं के, उनके जो भी समान वर्ग मतलब समान होते हैं, इक्वल करने के लिए इसे एकल संक्रमणीय बनाया गया। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रणाली, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मत मूल्य निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है। जो भी वोट देते हैं आखिर उस वोट का क्या कीमत होना चाहिए, क्या एक वोट एक होता है, क्या चीज़ देखते हैं। एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, आप स्टार मार पढ़ लिए। और एक सांसद का मत मूल्य, सभी विधायकों का मत मूल्य बटा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये होता है सांसद का मत मूल्य। एकल संक्रमणीय प्रणाली में उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए आधे से अधिक मत प्राप्त करना होता है, जबकि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में मैक्सिमम प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजयी होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में वही 50+1% का आपका वोट आना चाहिए तभी आप विजयी होते हैं। लेकिन ये जो फास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है जो जिसके तहत हमारे देश में एमएलएज का चुनाव होता है और जितने भी सांसद होते हैं उनके चुनाव होते हैं, तो उसमें अगर जो सबसे ज़्यादा ले आए वो जीत गया, सीधा समझ। मतगणना पद्धति भी वही है, 50%। ठीक है, तो राष्ट्रपति से कुछ चुनाव से संबंधित कुछ फैक्ट है उसे देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं।
चुनाव गुप्त मतदान पर किया जाता है। सबको पता है जिस तरह से हमारे देश में चुनाव होता है वह गुप्त मतदान पर ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाता है एवं इसका निर्णय अंतिम होता है। यह आर्टिकल 71 में लिखित है। मान लीजिए राष्ट्रपति के जो भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी उम्मीदवार को लगता है कि नहीं इसमें कुछ उलट-फुलट हुई है या किसी भी तरह से विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित, तो उसका जो निर्णय होता है, उसका जो सुनवाई हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देश के सबसे बड़े पद की चुनाव प्रक्रिया है, तो यह देश के सबसे बड़े कोर्ट में ही जाना चाहिए। ठीक है, और इसका निर्णय अंतिम होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार निर्णय दे दिया तो दे दिया, फिर यह नहीं बदल सकता। यदि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित किया जाए तो घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। मान लीजिए एक उम्मीदवार एक्स एक उम्मीदवार वाई है, दोनों के बीच चुनाव होता है। चुनाव के बाद एक्स कैंडिडेट जीत जाता है, ये राष्ट्रपति भी बन जाता है, ये कुछ काम भी करता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इस वाई वाले को इस चुनाव प्रक्रिया में कुछ विवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यह चुनाव अवैध है। तो जिस दिन अवैध दिया उस दिन इस राष्ट्रपति पद तो खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वह वैध माना जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 की जनसंख्या के प्रयोग। अब दोनों को समझो, आराम से समझना भाई, चिल करके पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे और निकालेंगे एक बार में एग्जाम, चाहे जो हो जाए एक बार में निकालेंगे। कहने का मतलब है कि देखो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको बताया कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कौन कौन होते हैं, सांसद के दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य निर्वाचित। तो अगर मान लीजिए किसी राज्य का, किसी स्टेट का विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा भंग है और राष्ट्रपति का चुनाव उसी टाइम हो रहा है, तो इस बात की चुनौती नहीं दिया जा सकता कि उस राज्य में विधानसभा नहीं है तो अभी नहीं होगा चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं होगा, चुनाव होगा और टाइम पे होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक करना और अपने दोस्त में शेयर करना यार, आप लोग सपोर्ट करो, इससे भी बेहतर होगा और हम मिल के तैयारी करेंगे और एक बार में ही एग्ज़ाम निकालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।